अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है रीनल फेलर। इसको हम किडनी फेलर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी किडनी अपने फंक्शंस जिसमें ऑस्मोरेगुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, हार्मोनल है, मेटाबॉलिक, अपने फंक्शन वो क्या करे, लॉस्ट करे, परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इस केस को हम बोलते हैं रीनल फेलर या किडनी फेलर, यानी फेलर ऑफ ऑल दी किडनी फंक्शंस कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग ऑस्मोरेगुलेटरी, यानी किडनी का ऑस्मोरेगुलेशन में भी रोल होता है, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी, हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, किडनी फेलर्स। किडनी फेलर में क्या होता है, जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और मेनली नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वो डैमेज हो जाए तो उस केस में हम कहते हैं ग्लोमेरुलर पार्ट है, जो कि क्या करता है, जहाँ से ब्लड प्रेशर के ज़रिए क्या होता है, बोमेन कैप्सूल से ट्यूब्यूल में क्या आते हैं, यूरिन फिल्ट्रेट आते हैं, तो वो पार्ट डैमेज हो जाता है, सारे नेफ्रॉन के डैमेज हो जाते हैं, तो एट लास्ट हमारे पास किडनी अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। इसको हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर यूरिया की और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया पैदा होता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो किडनी फेलर या रीनल फेलर के हमारे पास डिफरेंट काजेज़ हैं, बहुत सारे काजेज़ हैं, लेकिन कुछ कॉमन काजेज़ जिसकी वजह से रीनल फेलर होता है, किडनी अपना काम नहीं करते, इसमें से हमारे पास एक है डियाबिटिस मेलिटस है, यानी बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होता ग्लाइकोजन में, तो किडनी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को यानी ब्लड से उसको सेपरेट नहीं कर सकता, लिहाजा वो क्या कर लेते हैं, ग्लोमेरुलर पार्ट को डैमेज कर लेते हैं। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन किस चीज़ को बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, या किडनी के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई उसमें इंटरप्शन आ जाए, वो डैमेज हो जाए, सडन उसमें इंटरप्शन आ जाए, इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी, इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी, या बॉडी के अंदर कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम की यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाए, तो इसकी वजह से भी रीनल फेलर होता है। या हम कोई दवाई लेते हैं, ओवरडोज क्या लेते हैं, ओवरडोज यूज़ ऑफ ड्रग, हम ड्रग्स क्या लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, रीनल फेलर या किडनी फेलर हो जाता है हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, यानी नॉर्मल में हमने डिस्कस किया था कि इसको हम ट्रीट करते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है, यानी अगर हमारा किडनी काम नहीं करता या तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं डायलिसिस। डायलिसिस किस चीज़ को बोलते हैं, यानी इसमें हम आर्टिफिशियली तरीके के ज़रिए, आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड से हम क्या कर लेते हैं, यूरिया को निकाल लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डायलिसिस का, यानी द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड is called as dialysis. Actually dialysis is a Greek word which means separation. Dialysis Greek word है जिसका मतलब है separation। किस चीज़ की separation करते हैं, यानी ब्लड से हम separation करते हैं, यूरिया की, नाइट्रोजनस वेस्ट की separation करते हैं। अगेन हमारे पास डायलिसिस के 2 वेज हैं, 2 तरीक़ों से डायलिसिस होती है, 2 मेथड्स हैं डायलिसिस के। एक को हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस, दूसरे को हम नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। एक एक हम करके
सिंपल से है, इतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम आते हैं हीमोडायलिसिस की तरफ कि व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस, या हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हम अपने ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट की या यूरिया को किस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हीमोडायलिसिस में ये होता है, यहाँ पे देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, ये एक हाथ है, कितने फिंगर हो गए, 1 2 3 5, ठीक है, लेट सपोज ये हाथ हो गया। तो इसमें हम ये कर लेते हैं कि ब्लड को हीमोडायलिसिस में ब्लड को बॉडी से निकाल देते हैं। वहाँ पे एक पाइप सा सिस्टम होता है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, डायलाइज़र भी उसको कहते हैं। वहाँ पे ब्लड पास होता है, इसी ट्यूब के साथ नीचे एक और ट्यूब लगा होता है जिससे डायलासेट या डायलिसिस फ्लूइड इनके साथ होता है। तो ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेमी परमेबिलिटी की वजह से आ जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड में और बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वो ड्रा करूँगा, तुम लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स है जिसको हम डायलाइज़र भी बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी भी बोल देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, मैं ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड कलर से कि हम लेते हैं आर्टरी से ब्लड ले लेते हैं। किस चीज़ से लेते हैं ब्लड? आर्टरी से हमने ब्लड ले लिया। ये ब्लड चला जाता है इसी पाइप सिस्टम में, इसी पाइप सिस्टम में ब्लड आ गया, ठीक है। ब्लैक ये हमारे पास लेट्स सपोज पाइप है, ये इनके अंदर क्या हो गया, ब्लड हो गया। तो ये इन पाइप से पास होता होता ये आ जाते हैं हमारे पास, दोबारा से हम इसको इंटर करते हैं, वेन में इंटर कर लेते हैं। ब्लैक कलर क्या है हमारे पास, यानी ये एक पाइप है और इस पाइप की ये प्रॉपर्टी है कि ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबिलिटी का ये मतलब कि इनसे स्मॉल मॉलिक्यूल तो पास हो जाएंगे, लाइक हमारे पास साल्ट्स हो गए, वाटर मॉलिक्यूल हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, लेकिन जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स है जिस तरह के ब्लड सेल्स हो गए या प्रोटीन हो गए, वो इनसे पास नहीं होते। इनके साथ साथ हमने एक और ट्यूब लगाया होता है, यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर ले लेते हैं। उन वाटर में क्या होते हैं, साल्ट भी मौजूद होते हैं। और इस वाटर को यानी जो जिसको हम डायलिसिस में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नाम देते हैं डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं, इसको हम डायलासेट भी बोल देते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे पाइप के ज़रिए ये जो डायलासेट है या डायलिसिस फ्लूइड है, इसी पाइप के एग्जैक्ट नीचे लगा होता है, यूँ इनके साथ साथ लगा होता है। ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डायलिसिस फ्लूइड को। अब ये किस तरह होता है कि यहाँ से जब हम ब्लड पास करते हैं, ये जिस पाइप से हम ब्लड को पास करते हैं वो क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है, सेमी परमिएबिलिटी होती है इसके अंदर, और उसी सेमी परमिएबिलिटी की वजह से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, यानी डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, ठीक है। जो कि लार्जर मॉलिक्यूल जिस तरह के ब्लड सेल्स हो गए, प्रोटीन हो गए, वो ब्लड में पास होके आके वेन में आ जाते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होते हैं इसी पाइप से, यानी इसकी प्रॉपर्टी ये है, इनका जो वाल है वो सेमी परमिएबल होता है, वो आ जाता है डायलिसिस फ्लूइड में। और इस तरह हम क्या कर लेते हैं, डायलिसिस फ्लूइड यानी ये यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, जिसमें हमारे पास यूरिया आते हैं और एक्स्ट्रा साल्ट वाटर वहाँ पे। तो इन प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हीमोडायलिसिस का नाम देते हैं। हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है ये हम हॉस्पिटल में करते हैं, डायलिसिस सेंटर में करते हैं, और ये हमारे पास 2 to 3 टाइम्स पर वीक करते हैं। 2 to 3 टाइम्स पर वीक करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 आवर की हीमोडायलिसिस करें, 6 आवर कंटिन्यूसली हम हीमोडायलिसिस करें, तो हमारे पास अबाउट 50 to 250 ग्राम्स ऑफ क्या होता है, हमारे पास यूरिया एलिमिनेट होता है ब्लड से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। और ये जो हमारे पास पाइप वाला नेटवर्क ऑफ पाइप है, पूरा सिस्टम है, इसको हम नाम देते हैं, यानी ये एक काम करता है, आर्टिफिशियल किडनी का काम कर देता है। जिस तरह एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है, जिस तरह ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल में था जहाँ पे ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा था, एग्जैक्ट सिमिलर काम करता है
तो इसको हम क्या नाम देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइज़र का। हमारे पास सेकंड नंबर पे जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो भी एग्जैक्ट इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लड बॉडी से बाहर निकालते हैं, वहाँ पे जो डायलिसिस फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस को। अगला हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस को पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं क्योंकि एक एब्डोमिनल कैविटी में, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, ठीक है, तो इनका मैं एब्डोमेन ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी में एक दूसरी कैविटी होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। और वो पेरिटोनियल कैविटी उनकी लिनिंग होती है एक मेम्ब्रेन के ज़रिए, और इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियम, यानी उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। अब क्या होता है, एग्जैक्ट इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड होता है या डायलासेट होता है, जिसमें हमारे पास यानी डिस्टिल्ड वाटर में हम साल्ट डाल देते हैं और इनकी कंपोजिशन का ख्याल रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का। तो एक पाइप के ज़रिए उस पाइप को हम नाम देते हैं कैथेटर। यानी तुम लोग देखते हो कुछ लोग के यूरिनरी का मसला होता है, या मतलब बॉडी के अंदर जो पाइप इंजेक्ट करते हैं या खुराक के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कैथेटर। तो यूरिन के लिए होता है तो उसको हम नाम देते हैं यूरिनरी कैथेटर। तो ये एक कैथेटर के ज़रिए क्या कर लेते हैं, ये डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम लेके आते हैं कैथेटर के ज़रिए। जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस किया कि पेरिटोनियम ये वाल है, पेरिटोनियल कैविटी को क्या कर लेता है, लीन कर लेता है। तो इसी पेरिटोनियल में क्या मौजूद होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं ब्लड वेसल की। यहाँ पे मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी ये जो रेड कलर है ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। अब क्या है, चूँकि ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, यूरिया है, साल्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड आ जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, डायलिसिस फ्लूइड कहाँ पे आ गया, पेरिटोनियल कैविटी में, लिहाजा डायलिसिस फ्लूइड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए यहाँ से ब्लड वेसल से जो स्मॉल हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, चूँकि कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स है वो भी सेमी परमिएबल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। बाकी ब्लड तो गुजरता रहता है और एक दूसरे पाइप से यानी एक दूसरे कैथेटर से इसको हम क्या कर लेते हैं, बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये हम घर में करते हैं और ये हम डेली बेस पे करते हैं, लेकिन ये क्या है, एक किस्म का लेबोरियस है और मुश्किल होता है मरीज़ के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, रीनल फेलर में या किडनी फेलर में हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट का। किडनी ट्रांसप्लांट के अगर इन केस ऑफ हमारे पास डायलिसिस काम नहीं करते तो उस केस में हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। किस तरह ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, यानी क्रॉनिक रीनल फेलर में, जिसको हम नाम देते हैं यूरेमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिसीज़ बोलते हैं। उस केस में हम क्या कर लेते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, यानी एक हेल्दी बंदे से क्या कर लेते हैं, किडनी को लेते हैं और वो क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं पेशेंट बॉडी के अंदर। या कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदे की डेथ हो जाए तो वो ज़्यादातर लोग करते हैं ना कि किसकी डेथ होती है उसने अपने बॉडी के ऑर्गन पहले से अतिया करने का ऐलान किया होता है कि मेरी बॉडी के क्या करे, ये ऑर्गन क्या करे, मैंने अतिया करता हूँ। जिस तरह के हमारे ब्रेन से, हमारे आईज़ है, हर एक ऑर्गन की अपनी टाइमिंग से। तो जो किडनीज है वो काम करता है 4 से 5 घंटों तक डेथ होने के बाद काम करता है। लिहाजा वो क्या कर लेते हैं, उससे लेकर उसमें जो पेशेंट है उनकी बॉडी में क्या कर लेते हैं, सर्जरी के ज़रिए ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट होने से पहले
कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना होगा, इनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि उनके जेंडर का, आदर मेल है या फीमेल है, उनके एज का, उनके रिलेटिव, अगर वो ज़्यादा रिलेटिव होंगे तो वो क्या होंगे, मैच होंगे, इनके ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, इनके प्रोटीन जो है टिश्यू के अंदर प्रोटीन टिश्यू को मैच करते हैं। ये सारी चीज़ें यानी इनकी क्या कर लेते हैं, प्रोटीन इनकम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं किसका दरमियान, जो रिसिपेंट है और जो डोनर से, ये दोनों मैच करते हैं। उसके बाद ये जाके किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। अगर इन केस ऑफ किडनी वो ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो हमारे पास उसका जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो है 10 to 15 ईयर्स। 10 to 15 ईयर वो काम करता है, उसके बाद अगेन क्या होती है, ये फिर काम नहीं करता, अगेन दूसरी क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन। बुक में 10 to 15 लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता, मैक्सिमम 5-6 साल तक चल जाता है। बाज़ औक़ात क्या कर लेते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ गया या सॉल्यूट्स का डिफरेंस आ गया, तो वो क्या कर लेते हैं, उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिसिपेंट की बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर लेते हैं या वो लिम्फोसाइट्स पैदा कर लेते हैं, तो वहाँ से वो जिस किडनी को लिया उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। अगला हमारे पास है यानी थर्मोरेगुलेशन का। What is thermoregulation? As we are already discussed about thermoregulation, that thermoregulation is a combination of two words. Therm mean heat and regulation mean temperature. So that maintenance of temperature within the narrow range is called as thermoregulation. Now we will come toward the adaptation in plant to low and high temperature. Adaptation in plants to low and high temperature. कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह एनिमल्स के अंदर है, प्लांट के अंदर भी इस तरह टेम्परेचर कम आ गया, क्योंकि क्या होते हैं, वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ की, उसको डिस्ट्रीब्यूशन की। लिहाजा प्लांट बॉडी क्या कर लेते हैं, इन फैक्टर के नुकसानात से बचाने के लिए अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल क्या कर लेते हैं, अडॉप्टेशन कर लेते हैं। यानी प्लांट बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा फिर भी काम नहीं करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा फिर भी काम नहीं करेगा, बल्कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर लेते हैं। अब इन केस ऑफ टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हाई टेम्परेचर के इफ़ेक्ट ये होगा, टेम्परेचर हाई होगा, प्लांट बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म होते हैं जिसके लिए इंजाइम की ज़रूरत होती है। एंड वी आर ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट दैट इंजाइम आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर दे लॉस देयर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स। अगर क्या कर लेते हैं कि इंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, हाई टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डैमेज कर लेते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, एंजाइम का फंक्शन क्या होगा, लॉस्ट होगा, यानी डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचुरेशन एंजाइम क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होगा, अफेक्टेड होगा। वो अफेक्टेड होगा तो प्लांट बॉडी क्या होगी, हम उनको नुकसान पहुंचेगा। सेकंड हमारे पास हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन नहीं होती। क्यों क्लोज हो जाता है, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की कमी है। अगर कंटिन्यूसली ट्रांसपायरेशन हो रही है तो फिर तो प्लांट बॉडी पानी पूरा नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। लिहाजा ट्रांसपायरेशन जब नहीं होती, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो प्लांट बॉडी के अंदर चूंकि वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए मिनरल्स की अपटेक कर लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, लिहाजा जिसकी वजह से वाटर एंड मिनरल की डिफिशियंसी आ जाती है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर दे क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन क्या होती है, अफेक्टेड होती है। ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड हो गई तो फिर क्या होगा, मिनरल वाटर की डिफिशियंसी आएगी। अब इनसे बचाने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन से एडाप्टेशन, ये तो इफेक्टेड है हाई टेम्परेचर के, अब इनके प्लांट बॉडी के अंदर एडाप्टेशन कौन कौन से हैं। तो हमारे पास क्या कर लेते हैं, एक फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है जिसको हम नाम देते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स है, जिस तरह हमारे पास
प्लांट से टेम्परेट रीजन के, उन प्लांट्स के अंदर ये पैदा होते हैं और ये क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को वो क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। इस तरह तुम लोगों ने हम पढ़ा है ज़ीरोफाइट्स में कि इनके अंदर क्या होते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए सकुलेंट्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो ये भी इनके अंदर क्या है, एडाप्टेशंस है, सकुलेंट ऑर्गन्स। इसके साथ साथ जो विक्यूल्स है, लार्ज विक्यूल्स होते हैं विच स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर मेटाबॉलिज्म। विक्यूल्स स्टोर मैक्सिमम वाटर स्टोर कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर वैक्सी लेदरी लेयर होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूटिकल का नाम देते हैं। तो वो क्यूटिकल क्योंकि क्या कर लेते हैं, एवोपोरेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं ताकि मिनिमम एवोपोरेशन हो, मिनिमम वाटर लॉस हो। तो ये हमारे पास क्या है, एडाप्टेशन है प्लांट बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से, कि हाई टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट क्या होगा प्लांट बॉडी का, और प्लांट बॉडी के अंदर क्या है, एडाप्टेशन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लो टेम्परेचर के इफेक्ट क्या है, इनकी वजह से प्लांट बॉडी में क्या एडाप्टेशन होते हैं। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।